हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम आवर्तबीजी पादपों में जनन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन किया। इस क्लास में हम आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, पहले युग्मकों का निर्माण होगा। लैंगिक जनन में क्या है, युग्मकों का निर्माण संपन्न होता है और यह युग्मकों के निर्माण के समय क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्योंकि युग्मक कैसे होते हैं हमारे पादपों के अगुणित, तो युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है और इस प्रकार से जो नर और मादा युग्मक निर्मित होते हैं, इन युग्मकों में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप या युग्मकों में निषेचन के फलस्वरूप जो जनन संपन्न होता है वो कौन सा है, लैंगिक जनन। तो जब हम लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे तो हमें जनन अंगों के बारे में बात करनी चाहिए कि पादपों में जनन अंग क्या होते हैं, क्या किसमें पादपों के नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो आवर्तबीजी पादपों में जनन अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं, पुष्प, फ्लावर। आवर्तबीजी पादपों का जनन अंग क्या कहलाता है, आपका पुष्प कहलाता है। और जनन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं, जनन संबंधी समस्त प्रक्रियाएं कहाँ संपन्न होती है, पुष्प में ही संपन्न होती है। तो हम देखते हैं पुष्प की संरचना। इस वीडियो में हम पुष्प और पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प एक जो पादपों का जनन लैंगिक जनन अंग है वो क्या है, रूपांतरित प्ररोह। मॉडिफाइड शूट। पुष्प क्या है, पादप का कौन सा भाग है, एक रूपांतरित प्ररोह है। यदि हम प्ररोह की बात करते हैं तो प्ररोह में तना, पत्ती, पुष्प, कलिकाएं, ये सभी वायवीय भाग सम्मिलित होते हैं। जो पुष्प है वो क्या है, रूपांतरित प्ररोह। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि पुष्प का कुछ भाग तो तने का रूपांतरण है और कुछ भाग पत्तियों का रूपांतरण होता है। लेकिन जो यह रूपांतरित प्ररोह है यह सीमित वृद्धि वाला होता है, यानी कि इसमें अनलिमिटेड यानी कि बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होती, असीमित वृद्धि नहीं होती। इसमें कैसी वृद्धि होती है, सीमित वृद्धि। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुष्प में तना भी पाया जा रहा है और तने का एक लक्षण होता है कि तने पर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। तने पर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। जैसा कि गन्ने का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि गन्ने में हमारे पास जो गांठें होती है वो क्या होती है, पर्व संधियां। और जो दो गांठों के बीच की जो दूरी है, मतलब जो बीच का जो स्पेस है, क्या है इसका, पर्व। जब हम इन पर्व की बात करते हैं तो पुष्प में जो ये पर्व है ये अत्यधिक संहत होते हैं, यानी कि बहुत पास पास होते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं हाईली कंडेंस्ड। जो पुष्प की संरचना में जो पर्व है, जो पर्वों की लंबाई है वो बहुत ही कम होती है, ये बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं। अब इन्हीं आपके पर्व पर पुष्प के विभिन्न भाग या विभिन्न उपांग लगे होते हैं। यदि हम पुष्प की संरचना की बात करें तो एक पुष्प में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 4 भाग या 4 चक्र पाए जाते हैं। देखते हैं हम इन 4 चक्रों के बारे में। पुष्प के विभिन्न भागों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसमें से एक भाग तो होता है सहायक चक्र, एसेसरी पार्ट। इसका दूसरा भाग होता है आवश्यक चक्र या जननशील चक्र। जननशील चक्र जिसे हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट। जब हम सहायक चक्र के बारे में बात करते हैं तो सहायक चक्र में बाह्य दलपुंज यानी कि कैलिक्स और दलपुंज कोरोला को सम्मिलित किया गया है।
जो सहायक चक्र है ये जनन में भाग नहीं लेते हैं, किंतु यह क्या करते हैं, पुष्प को जनन करने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। इसमें बाह्य दल पुंज कैलिक्स और दल पुंज कोरोला को सम्मिलित किया गया है। कैलिक्स और कोरोला क्या होता है ये हम अभी थोड़ी देर में आगे बात करेंगे। जबकि आवश्यक चक्रीय जनन चक्र में हम उन भागों को सम्मिलित करते हैं जो कि जनन में या लैंगिक जनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। कैसे भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इसमें हम नर और मादा जननांगों के बारे में बात करेंगे जो कि है पुमंग और जायान। पुमंग एंड्रोशियम और जायान क्या है, गाइनोशियम। आवश्यक चक्र में हम पुष्प के उन भागों को सम्मिलित करेंगे जो कि जन्म में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इसमें नर जनन अंग पुष्प पुमंग और मादा जनन अंग जायांग को सम्मिलित किया जाता है। अब हम बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग को पुष्प की संरचना की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पुष्प की संरचना। देखिए ये एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना है। जब हम इस पुष्प की संरचना को देखते हैं तो इस पुष्प की संरचना में जो ये फूला हुआ भाग है जिसमें पुष्प के सारे भाग जुड़े हुए हैं, इस फूले हुए भाग को हम बोलते हैं पुष्पासन। जो ये फूला हुआ भाग है इसे कहा जाता है पुष्पासन। इसे आप थैलेमस भी कह सकते हैं। यह जो थैलेमस है, यह जो पुष्पासन है, यह तने का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, तने का। जिस एक पुष्प एक वृंत की सहायता से आपकी शाखा से लगा होता है, या पुष्प को हम जिस वृंतनुमा संरचना से पकड़ते हैं इसे बोलते हैं पुष्प वृंत। क्या बोला जाता है इसे, पुष्प वृंत या पेडिकल। ये क्या करेगा, पुष्प को आपको पकड़ने में, पुष्प को मुख्य शाखा से लगने में सहायता करता है। अब जब हम पुष्प को देखते हैं तो पुष्प के बाहर आपको कुछ छोटी छोटी हरे रंग की पत्तियां दिखाई देती है। इन्हें कहा जाता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, इन्हें हम कहते हैं कैलिक्स। क्या कहा जाता है इन्हें, कैलिक्स। अगर आपने गुलाब का फूल देखा होगा तो गुलाब के फूल में जो बाहर छोटी छोटी पत्तियां होती है वो बाह्य दल आपस में सम्मिलित होकर बाह्य दल पुंज का निर्माण करती है। सामान्यतः ये कैसे रंग की होती है, हरे रंग की होती है। कैसे रंग की होगी, हरे रंग की। क्या काम करती है ये आपके काम करती है पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करना। पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। अब जो इसकी इकाई या बाह्य दल पुंज की इकाई, इसे हम कहते हैं दल। बाह्य दल पुंज की इकाई दल कहलाती है, जिसे हम सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपल। देखिए हम 11th में पढ़ चुके थे कि यदि आपके दल बाहरी जो आपकी ये जो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं, यदि ये सारी आपस में जुड़ी हुई होती है तो इसे हम बोलते हैं गैमोसेपल फ्लावर। और यदि आपकी जो दल की जो पत्तियां हैं ये अलग अलग होंगी तो क्या कहलाएंगी, पॉलीसेपलस फ्लावर। अब इसके अलावा जो पुष्प में आपको रंगीन पत्तियां दिखाई देती है, बाह्य दल तो कैसे रंग का होता है आपका, जनरली सामान्यतः हरे रंग का। जब जो आपको रंगीन पत्तियां दिखाई देती है वो आपके दल पुंज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, दल पुंज का, जिसे हम बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं इसे, कोरोला। दल पुंज में कौन शामिल है, आपकी रंगीन पत्तियां। रंगीन पत्तियां ये आपके सामान्य पत्तियों का रूपांतरण है। ये रंगीन पत्तियां, इसकी इकाई कहलाती है दल या पीटल। इनकी इकाई क्या कहलाती है, दल या पीटल। ये क्या दल पुंज क्या काम करेगा, परागण के लिए ये कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। क्या करेंगे, कीटों को आकर्षित करने का काम करेंगे, यानी कि परागण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो जो दल पुंज है और जो बाह्य दल पुंज है, ये दोनों ही किसमें शामिल है, हमारे
सहायक चक्र में शामिल है, यानी कि ये प्रत्यक्ष रूप से आपके जनन में भाग नहीं लेते, लेकिन जनन के लिए या परागण की क्रिया के लिए और पुष्प की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, ये सहायक होते हैं। तो आपके बाह्य दलपुंज और दलपुंज किसका निर्माण कर दिया इन्होंने, सहायक जनन चक्र का। जब हम आवश्यक जनन चक्र की बात करते हैं तो इसमें नर जनन अंग जायांग, गायनोशियम और मादा जनन अंग पुंकेसर को शामिल किया गया है। तो अब हम जब बात करेंगे आवश्यक जनन चक्र की, तो इसमें जायांग को और पुंकेसर को यानी कि पुमंग को शामिल किया गया है। देखिए दलपुंज के अंदर ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं पुमंग। पुमंग या एंड्रोशियम, यह पुष्प का क्या है आपका, नरजननांग। पुष्प का नरजननांग क्या कहलाता है, पुमंग। इसकी जो इकाई है वो कहलाती है पुंकेसर। इस पुंकेसर में ही परागकणों का निर्माण होता है। इस पुमंग में ही पुंकेसर का निर्माण होता है। इस पुंकेसर में ही परागकणों का निर्माण होता है। तो ये जो आपको एक संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना क्या है आपकी, पुंकेसर। जब हम पुंकेसर के बारे में देखेंगे आगे, तो पुंकेसर में 3 भाग पाए जाते हैं, जो अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये है हमारा क्या, पुष्प का मादा जनन अंग। ये पुष्प का क्या है, मादा जननांग, जिसे हम क्या कहते हैं, जायांग। और जायांग में भी हमारे पास 3 भाग होते हैं, जिनके बारे में अभी हम आगे बात करते हैं। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, पुष्प के लिए आवश्यक जनन चक्र यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये है पुष्प का मादा जनन अंग, जिसे हमने क्या बोला है, जायांग। जायांग में एक या एक से अधिक क्या हो सकते हैं आपके, अंडप। इन्हें हम कार्पल्स भी कहते हैं। तो जायांग किसकी बनी हुई है आपकी, जायांग की इकाई क्या होती है आपकी, अंडप या कार्पल। जब हम एक अंडप या कार्पल की संरचना देखते हैं तो इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। शीर्षस्थ भाग वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, मध्य वाला नलिकाकार भाग वर्तिका, स्टाइल, तो नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय अर्थात ओवेरी कहलाता है। जब हम एक अंडप की संरचना को देखते हैं, पुष्प के मादा जनन अंग को देखते हैं, तो शीर्षस्थ भाग वर्तिकाग्र, मध्य वाला भाग वर्तिका तथा अंतिम फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, इसका अंडाशय। जायांग को हम स्त्री केसर भी कह सकते हैं। क्या कहा जाता है, स्त्री केसर, यानी कि जायांग गायनोशियम, स्त्री केसर यानी पिस्टल। तो जायांग या पिस्टिल या स्त्री केसर का निर्माण बहुत सारे अंडपों से या एक अंडपों से हो सकता है। अंडपों की संख्या के आधार पर यह एकल अंडपी या बहुअंडपी हो सकती है। जब आप अंडप की संरचना देखते हैं तो अंडप में वर्तिकाग्र, शीर्ष वाला भाग, मध्य वाला भाग वर्तिका और अंतिम फूला हुआ भाग अंडाशय होता है, जिसमें बीजांडों का निर्माण होता है। किसका निर्माण, बीजांडों का निर्माण होता है। यदि हम पुष्प के नर जनन अंग की बात करते हैं तो पुष्प के नर जनन अंग क्या कहलाता है, पुमंग, एंड्रोशियम। इस पुमंग की इकाई कहलाती है पुंकेसर। तो पुमंग में बहुत सारे पुंकेसर होते हैं। जब हम इस पुंकेसर की संरचना को देखते हैं तो इस पुंकेसर की संरचना में 3 भाग पाए जाते हैं। ऊपर वाला भाग परागकोश, एंथर, इसको मुख्य पुष्प से जोड़ने वाला भाग पुतंतु, फिलामेंट, तथा इसमें परागकोश 2 पालियां पाई जाती है। दोनों पालियों को जोड़ने वाली संरचना कनेक्टिव या योजी। यह कनेक्टिव या योजी बंध्य उत्तकों की बनी होती है, यानी कि ये उत्तक विभाजन नहीं करते, जनन में सहायक नहीं होते। परागकोश, इसे हम एंथर भी कह सकते हैं। परागकोश में पालियां पाई जाती है, कुछ में 2 पालियां पाई जाती है, कुछ में 4 पालियां पाई जाती है। पुतंतु, लंबी तंतुनुमा संरचना जो कि परागकोश को मुख्य पुष्प के साथ जोड़ने में सहायता करती है। हमारे अगले वीडियो में हम नर जनन अंग या नर युग्मकोत्पित के बारे में, कैसे नर जननांग में नर युग्मकों का यानी कि परागकणों का निर्माण होता है, इसी परागकोश में परागकण यानी कि पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। परागकणों का निर्माण कैसे होगा, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि पुष्प की संरचना में 4 भाग पाए जाते हैं या 4 चक्र पाए जाते हैं, बाह्य दल पुंज, दलपुंज, नरजननांग और मादा जननांग। अब पुष्प में इन चारों के चारों भाग यदि प्रेजेंट होते हैं, यदि किसी पुष्प में बाह्य दलपुंज, मादा नरजनन तंत्र, नरजननांग और मादा जननांग चारों ही भाग उपस्थित होते हैं, तो ऐसा पुष्प पूर्ण पुष्प कहलाता है। कैसा पुष्प कहलाएगा,
पूर्ण पुष्प यानी कि कंप्लीट फ्लावर। लेकिन यदि किसी पुष्प में बाह्य दलपुंज, नर जनन अंग और मादा जनन अंग में से कोई सा भी भाग अनुपस्थित है तो क्या कहलाएंगे? इसे अपूर्ण पुष्प। क्या कहलाएगा वो? अपूर्ण पुष्प। जैसे कि पपाया, पपीता आपका एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प है। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि कुछ पादपों में बाह्य दल और दल कभी कभी एक ही रंग के हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? परिदल। जैसे कि हमने बात की थी प्याज लहसुन वाले कुल में, यहाँ पे आपके पास बाह्य दल और दल दिलियसी कुल में दोनों समान होते हैं और क्या कहलाते हैं? वो परिदल कहलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।